स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतायिक चिकित्सा, तरल जल, विद्युत अम्लशील आदि के असंतुलन जन्य विकारक एवं तीव्र स्त्राव यानी कि इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका समुचित ज्ञान चिकित्सक को निश्चित रूप से होना चाहिए। आज के प्रदूषित वातावरण, बढ़ती जनसंख्या, सड़कों पर वाहनों का बोझ, अनियमित अवगाहन, रेल, बस आदि, हवाई और दुर्घटनाएं, युद्ध की विभीषिका, परस्पर शत्रुता की भावना इत्यादि प्रमुख कारणों से आज के युग में इस चिकित्सा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस स्थिति किसी रोगी के बढ़ जाने अथवा अत्यंत घातक प्रकार की व्याधियों के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। यदि समुचित रूप से इसकी व्यवस्था नहीं हो तो रोगी को मृत्यु भी हो सकती है। समान परिभाषा: आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक का तात्पर्य रोगी के अंतर्गत घातक अवस्था अथवा मृत्यु कारक भयंकर उपद्रव से की, जिनमें कि रोगी को तत्काल बिना समय नष्ट किए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी रोगी को सद्य मृत्यु होने की प्रबल आशंका की स्थिति को अत्यधिक अवस्था कहते हैं। यदि इस अवस्था को उत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती तो उस रोगी को मृत्यु हो जाती है। इसमें पर्याय हैं अतिक्रमण, दंड, कृच्छ्रोधन, कालधर्म, निर्दिष्टा, प्रलय, अंत और नाश। ये सभी शब्द एक अर्थवाची हैं। इस चिकित्सा के प्रकार कौन से हो सकते हैं? देखो, हाइपरपैरेक्सिया, हेमोरेज, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, डिहाइड्रेशन, बर्न, एक्यूट एब्डोमिनल रिटेंशन ऑफ यूरिन, फेंटिंग, एक्यूट पेरिनाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट एलर्जी, एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया, कॉलेरा, एंजाइना, स्नेक बाइट, एक्यूट कन्वर्शन, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, आघात लगने से हो सकता है, प्राकृतिक अवसाधनों से हो सकता है, संक्रमण जैसे कि कॉलरा हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एंसेफेलाइटिस फ्लैगी हुई होती है। जो व्याधियाँ असाध्य हो जाती हैं उनसे चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में वर्णित जो भी विभिन्न व्याधियों के अरिष्ट लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है उनके अर्थ में चिकित्सा कैसे होती है। सर्वप्रथम इमरजेंसी चिकित्सा का आकलन करना चाहिए, मतलब उन्हें कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे, अगर किसी का मरणासन है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे। रोगी के अत्यधिक जो उपचार के पश्चात जो भी तीव्र ज्वर की अवस्था में शूलहर, वेदना और शमन, ज्वर निवारक ये सब हैं वो करोगे, ठीक है। इसमें और क्या है, औषधि यंत्र शस्त्रों का, पूरे उपकरणों का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो कि कृत्रिम श्वास के ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो एंटीडोट, अगर किसी ने काट लिया है तो एंटीडोट। सर्पदंश में भी यही करोगे कि भाई कौन सा, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा किसने काटा है, ठीक है। आरोग्यशाला में पृथक अत्यधिक कक्ष में सर्वसाधन संपन्न शल्य कक्ष होना चाहिए, योग चिकित्सक होना चाहिए, दक्ष परिचारक होना चाहिए, वाहन इत्यादि की व्यवस्था आवश्यक से होनी चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ लेकर आना है तो वो तुरंत आ जाए। मेडिकल मतलब जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए, वहाँ मिलनी चाहिए। अत्यधिक स्थितियों में बचाव के लिए विभिन्न उपायों का प्रचार प्रसार, सावधानियां एवं लोगों को इस विषय का ज्ञान होना, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड देयर मैनेजमेंट। तो जैसे कि सबको पता है कि हमारे शरीर जो है वो किससे बना है, वाटर से बना है। वाटर की कितनी मात्रा होती है, पूरे अर्थ पर शरीर भार का 70% पानी से बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा अस्थि जो है वो अत्यंत कठोर भाग होता है और जल की लगभग आधी मात्रा उसमें होती है, ठीक है। उपचय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है रस धातु है। अतिसार वमन में क्या होते हैं, इन्हीं की मात्रा कम हो जाती है और इसी के लिए हमें क्या देते हैं, जो आज भी शिशु मृत्यु जो होती है शरीर में होने वाली जल यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है। वो टोटल वाटर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है कि हमारा जो 75% जो शरीर है वो बना हुआ है, परंतु शरीर की जो वसा घटाया जाए तो शरीर में जल की मात्रा 52% रह जाती है। शिशुओं के शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी होती है, 77% होती है जल की मात्रा में। शिशु आयु में 6 महीने की कमी आती है और यह लगभग शरीर भार को 65% कम कर देता है। 1 वर्ष के शिशु में जल की कुल मात्रा कितनी होगी, 59%। शारीरिक वसा में जल लगभग अत्यंत न्यून होता है, अतः स्थूल पुरुषों की तुलना कृश पुरुषों में जल की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी जल की तुलना पुरुषों की तुलना में कम होती है, क्योंकि स्त्रियों में वसा अधिक रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर में जल की मात्रा भी कमी होने लगती है। विवाहावस्था 20 वर्ष की आयु तक मनुष्य में शरीर की
की मात्रा कितनी रहती है 52%। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल बॉडी का, तो इंट्रासेलुलर कितना है 26 लीटर होता है और समान शरीर में 69% जल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करूँ तो प्लाज्मा होता है जो कि 2.5 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटेस्टिनल फ्लूइड की बात करूँ तो लगभग 9 मीटर होता है। शरीर जल की मात्रा का सोर्स ऑफ वाटर सप्लीमेंट्स तो क्या है, मुख मार्ग से जल ग्रहण करना, आहार ग्रहण के समय जल ग्रहण करना और शरीर में क्षय होने वाली चयापचय ग्रंथियों का सफल स्वरूप उत्पन्न रस जो होता है, ठीक है। प्रतिदिन आपको कितना लीटर औसतन कितना लीटर जल पीना चाहिए, 2 लीटर से 2.5 लीटर तक पीना चाहिए। अवशेष मात्रा भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म फलस्वरूप लगभग 300 से 500 मिलीलीटर जल उत्पन्न होता है। शरीर जल में कमी का कारण मूत्र द्वार से, मतलब बार बार आपको यूरिन आ रही है पुरुष द्वार से, जैसे कि आपको जब डायरिया हो जाता है तो जो लिक्विड बह रहा है वो त्वचा एवं फुफ्फुस द्वार से, ठीक है, इससे भी होता है। वाटर एक्सेसिव एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर एक्सेस इन ह्यूमन बॉडी, सूचिका भरण के माध्यम से अधिक जलपान करना, गुदा मार्ग से आंतरिक से स्वास्थ्य में प्रयुक्त होना, नॉर्मल सलाइन के स्थान पर केवल जल का प्रयोग करना, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेक्टिव। प्रमुख लक्षण क्या है, ड्राउसीनेस है, वीकनेस है, कन्वर्शंस है, कोमा है, इंक्रीज वेनस प्रेशर है, पिटिंग ओडेमा इन बैंक एंड एंकल, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी ओडेमा। चिकित्सा सिद्धांत की बात करूँ तो जल का ग्रहण तत्काल बंद कर देना चाहिए। मूत्रल औषधियों का प्रयोग हाइपरटेनिक सॉल्यूशन का अंतःशिरा द्वारा प्रवेश करें। वाटर डिप्लीशन इन ह्यूमन बॉडी, शरीर में जल की कमी होना एक प्रमुख समस्या होती है जो कि व्याधियों में उत्पन्न होती है। कभी कभी शरीर में जल की अधिक कमी होने से फलस्वरूप रोगी की मृत्यु भी जाती है। प्रमुख कारण क्या क्या है, वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हुई, सीवियर डायरिया, कॉलेरा, निकलने में कठिनाई हुई और क्या हुआ, कंठगत मतलब कि रुक गया मार्ग, ठीक है, पेरिटोनाइसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, नेक्स्ट वाले सीवियर बर्न हो गया या फिर हीट स्ट्रोक हो गया। प्रमुख लक्षण क्या होता है, वीकनेस है, एक्सेसिव स्लीप, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, कोमा, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, रिंकलिंग ऑफ स्किन, इरेगुलर पल्स। चिकित्सा सिद्धांत वही, पानी अधिक से अधिक पियो, ग्लूकोज या लवणीय यानी कि नॉर्मल सलाइन की मात्रा का प्रयोग करो, शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, तक्र जल, गन्ने का रस, शरबत, फलों का, ये सब पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एबनॉर्मलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर इंट्रासेलुलर सेलुलर फ्लूइड मिलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तथा कुछ आयतन विभिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इन दोनों पर कारणों तत्वों में इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एक निश्चित मात्रा में शरीर में आकर्षित एवं बहिर्कोशिकाएं द्रव्य में रहते हैं। इनकी शरीर में निश्चित एवं विशेष मात्रा में उपस्थित को इलेक्ट्रोलाइट संतुलन होता है। यदि किसी व्यक्ति क्रम में फलस्वरूप इनके शरीर में संगठन में जटिलता आती है तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। फिर क्या है, शरीर में जो हमारे प्रमुख जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, कौन सा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है, जिसमें कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं। नेक्स्ट है अगर इनकी मात्रा असंतुलन हुई यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हुए तो क्या क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रोनिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपरफॉस्फोटेमिया एंड हाइपोफॉस्फोटेमिया। तो पहला बात करें हाइपोनेट्रीमिया की, ये क्या होता है, इसमें 2 प्रकार का होता है, रियल कॉज और एपरेंट कॉज। रियल कॉज की मैं बात करूँ तो सोडियम अधिकता के वास्तविक कारणों में उगता अंत में शिरा प्रवेश द्वारा सामान्य नॉर्मल सलाइन का अधिक मात्रा में प्रवेश करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण वृक्कों की विभिन्न प्रकार की व्याधियों के कारण सोडियम का यथोचित मात्रा में शरीर में उत्सर्जन होता है। इसी चिकित्सा हेतु मार्ग अवरोध, अंततः एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का प्रयोग करना लाभकारक होता है। नेक्स्ट है आपका एपरेंट कॉज, क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, शरीर से जो सोडियम है वो बाहर निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। अगर इसके प्रमुख लक्षण देखोगे तो मुखमंडल पर शोथ होता है यानी कि पफिनेस ऑफ फेस, ओडेमा ऑफ बटक्स रीजन एंड एंकल अराउंड जॉइंट, इंक्रीज बॉडी वेट, पॉलीयूरिया। चिकित्सा सिद्धांत अंत शिरा प्रवेश तुरंत बंद हो जाता है। मूत्रल औषधियों का प्रयोग करावें और जैसे पुनर्नवा, गॉक्शूर, प्रपुष, श्वेत परपटी, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्वारिष्ट इत्यादि। सोडियम हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, शरीर में जो
सीरम सोडियम सांद्रता है वो 130 एम इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाती है तब उसे सोडियम अल्पता कहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सबसे अधिक मिलने वाला होता है। उसके बाद प्रमुख क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया, लॉस ऑफ जीआई सिक्रीशन, सीवियर वन, एक्सेसिव स्वेटिंग, कॉलेरा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एटीएच, शरीर में अंतःशिरा प्रवेश द्वारा केवल ग्लूकोज का प्रयोग करना। प्रमुख लक्षण क्या है, सकनाई होती है, इरिटेशन होती है, डिहाइड्रेशन होता है, रेस्टलेसनेस, ड्राई टंग, ड्राई स्किन, लो बीपी, रैपिड पल्स रेट, कंसंट्रेटेड येलोइश कलर्ड एंड स्कैंटी मिचुएशन, लैसिट्यूड। चिकित्सा सिद्धांत परिवर्तन, अधिक मात्रा में बार बार नींबू पानी पिलाना, आहार में लवणों की मात्रा अत्यधिक स्थिति में 0.9 सांद्रता का सामान्य लवणों तक अथवा लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन अंतः चुनाव मार्ग के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराना। पोटेशियम आधिक्य, हाइपर कैलेमिया, सामान्य रूप से पोटेशियम आधिक्य नहीं मिलता परंतु कई व्याधियों में जैसे मधुमेह, उपद्रव अथवा शरीर जालीय अंश में कमी कारण शरीर में पोटेशियम की अधिकता उत्पन्न होती है। प्रमुख कारण अंतःशिरा प्रवेश द्वारा शरीर में अधिक पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन, नेक्स्ट एक्सेसिव हेमरेज, हाइपोसैलिसिलेमिया, सीवियर डिसऑर्डर ऑफ किडनी। प्रमुख कारण है वॉमिटिंग, नोजिया, इंटरमीडिएट इंटेस्टिनल कॉलिक, डायरिया, फैटिग, डिक्रीज हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, सायोज्ड स्किन, वीकनेस इन लिम्स, कंफ्यूजन, वर्टिगो, ईसीजी। सोडियम पोटेशियम की मात्रा 7 एम इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक हो जाती है और तब टी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाता है और डिप्रेशन तथा पीआर इंटरवल बढ़ जाते हैं। चिकित्सा निदान परिवर्जन ऐसे फल एवं महाद्रव्यों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए जिसमें पोटेशियम अधिक होता है। अधिक अंतःशिरा मार्ग से 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रवेश कराना चाहिए। 5% ग्लूकोज शरीर में तीव्रता से आधान करावे। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करावे। मूत्रलता की स्थिति में 500 ग्राम ग्लूकोज का लीटर में जल में घोलकर देवें और 500 यूनिट इंसुलिन भी दें। मूत्र प्रवृत्ति ठीक होती है, उससे डायलिसिस भी करवाया जा सकता है। अनलक्षणिक चिकित्सा, नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या होती है, पोटेशियम की अल्पता हो जाती है। आहार का अल्प मात्रा में ग्रहण करना, पोटेशियम पदार्थ द्रव्यों का अल्प मात्रा में सेवन करना, ट्रॉमा होना, इंटरसेलुलर पोटेशियम एक्सेस में आ जाते हैं और जो कि वृक्क में अर्थात उत्सर्जित हो जाते हैं। फलस्वरूप शरीर में पोटेशियम की अल्पता होती है। स्टार्वेशन होता है, डिमिनिशन इन गट, सीवियर डायरिया, पॉलीयूरा, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक फेलियर, डायबिटीज, केटोकोनोसिस, क्रोनियल रीनल डिसऑर्डर। प्रमुख लक्षण है आपका ग्रेजुअल onset of drowsiness, slurred and low-pitched voice, irritability, muscular weakness. Next one is incontinence of urine, abdominal distension, peritonitis, excessive thirst, intestinal colic. इसके बाद लो ब्लड प्रेशर एंड डिमिनिश्ड पल्स रेट, वॉमिट, ड्राई स्किन। नेक्स्ट वन इज चिकित्सा सिद्धांत, पोटेशियम क्लोराइड 2 ग्राम प्रति 6 घंटे पर मुख मार्ग से रोगी को देना चाहिए। अंतः शिरोमार्ग रोगी को पोटेशियम तभी देना चाहिए जब रोगी मूर्छित हो गया अथवा उसे वमन कर। पोटेशियम की अधिक मात्रा शिरोमार्ग पर देने में घातक होता है। इसके बाद है तभी कभी रोगी को मृत्यु हो जाती है। रोगी को पोटेशियम युक्त अधिक प्रयोग कराना चाहिए। पोटेशियम अल्पता के अन्य कारणों का निदान कर उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि कैटाइन। ठीक है, कैल्शियम मुख्यतः कैटाइन है तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं, लेकिन ये मैं आज नहीं कर पाऊंगी, ये अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।